80 साल का एक बूढ़ा इंसान। उम्र इतनी कि शायद बिना सहारे के ठीक से चला भी न जाए। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि वो बिहार के घने जंगलों में खड़ा है, हाथ में तलवार है और दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर ब्रिटिश सेना उस अकेले इंसान से खौफ खा रही है। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल, पर ये कोई फिल्म नहीं है। ये हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे अक्सर सिर्फ कुछ तारीखों में समेट दिया जाता है। जब भी 1857 के विद्रोह की बात होती है तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई सीधा साधा मैथ्स का फॉर्मूला हो। मतलब फलां तारीख को युद्ध शुरू हुआ, एक पक्ष जीता, दूसरा हारा और कहानी खत्म। सही कहा आपने। इतिहास को इतने साफ सुथरे खांचों में बांटना एक इंसानी फितरत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई होती है। ये जो 1857 का दौर था ना, ये किसी एक सीधी रेखा में चलने वाली घटना का नाम नहीं है। हाँ, वही तो। ये एक ऐसा समय था जब पूरे उपमहाद्वीप की नींव हिल गई थी, और इसे समझने के लिए हमें उस समय की जटिलताओं में, लोगों की मानसिकता और उन बारीकियों में उतरना होगा जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन भी यही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम सिर्फ तारीखें नहीं रटने वाले। बिल्कुल नहीं। हमारे पास आज कुछ बेहद खास स्रोत हैं, जैसे दृष्टि आईएएस के बेहद विस्तृत और गहराई से लिखे गए नोट्स हैं, टारगेट विद आलोक के विश्लेषणात्मक लेख हैं, और हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध नीतियों पर आईजेआरपीएस का एक नया और प्रामाणिक शोध पत्र भी है। साथ ही उस दौर के कुछ ऐतिहासिक नक्शे भी हैं। यानी पूरी तैयारी आज। हाँ, इन सब का इस्तेमाल करके आज हम इस पूरी घटना की परतों को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाज के हर वर्ग का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। इसके असली महानायक कौन थे और इतना बड़ा तूफान अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही क्यों बिखर गया। और सबसे अहम बात, हार के बावजूद इस क्रांति ने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। इस घटना की जड़ तक जाने के लिए ना हमें उस दिन से थोड़ा पीछे जाना होगा जब पहली गोली चली थी। अक्सर ये मान लिया जाता है कि बस कुछ सैनिकों को कारतूस में चर्बी होने का शक हुआ और उन्हें रातों रात बगावत कर दी। हाँ, स्कूल्स में तो अक्सर यही पढ़ाया जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये गुस्सा दशकों से सुलग रहा था। सत्ता हो, अर्थव्यवस्था हो या धर्म, हर मोर्चे पर एक गहरा असंतोष पनप रहा था। अगर इस स्थिति को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूं तो ये बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह था। कुकर के अंदर अलग अलग वर्ग जैसे किसान, सैनिक, शिल्पकार और खुद राजा महाराजा सब एक साथ दबाव में पक रहे थे। ये कुकर वाली तुलना बहुत सटीक है। राजनीतिक दबाव की बात करें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की वो नीति, क्या कहते हैं उसे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यापकता का सिद्धांत। हाँ, एग्जैक्टली। ये सिद्धांत एक बहुत बड़ा कारण था। अब ये काम कैसे करता था? अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस नहीं बना सकता था। और इसका फायदा उठाकर अंग्रेज सीधे उस राज्य को हड़प लेते थे। बिल्कुल। इसी नियम के तहत सतारा, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों को रातों रात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे उन राज्यों में तो गुस्सा भड़केगा ही ना। भड़केगा ही। इस पूरी नीति ने भारतीय शासकों के मन में एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे बड़ी रणनीतिक भूल तब की जब उन्होंने अवध को अपने कब्जे में लिया। ओ, अवध का मामला तो अलग था ना। बिल्कुल अलग था। अवध के नवाब का कोई उत्तराधिकार का मुद्दा ही नहीं था। फिर भी अंग्रेजों ने उन पर कुशासन यानी खराब प्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जबकि अवध तो उनका वफादार साथी था। वही तो। अवध कोई आम राज्य नहीं था। ये अंग्रेजों का बहुत पुराना और वफादार सहयोगी था। जब अंग्रेजों ने अपने सबसे वफादार दोस्त को नहीं बख्शा तो पूरे भारत के राजघरानों में इस संदेश गया कि भाई अब यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इसका असर सिर्फ महल तक सीमित नहीं रहा होगा। अवध के विलय का सीधा असर तो उस आम आदमी पर पड़ा होगा जो सेना में था। एकदम सही पकड़ा आपने। बंगाल की पूरी ब्रिटिश सेना में अवध के सैनिकों की तादाद सबसे ज्यादा थी। जब उनका राज्य छीन गया तो हजारों सैनिक जो कभी गर्व से अपने राजा की सेवा करते थे अचानक बेरोजगार हो गए। बाप रे। और जो सैनिक ब्रिटिश सेना में काम कर भी रहे थे उनके परिवारों पर अवध में नया और भारी ब्रिटिश टैक्स लगा दिया गया। यानी जो सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहा था उसी का परिवार पीछे भुखमरी का शिकार हो रहा था। ये राजनीतिक फैसला सीधे तौर पर एक सैन्य आक्रोश में बदल गया। ये तो कुकर के अंदर का सिर्फ एक हिस्सा हुआ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भी तबाही मची हुई थी।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। मैनचेस्टर की फैक्ट्रीज में मशीनों से बहुत तेजी से और बहुत सस्ता कपड़ा बन रहा था। और वो सारा कपड़ा बिना किसी टैक्स के भारत के बाजारों में झोंक दिया गया। इस नीति ने भारत के सदियों पुराने और विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योग की कमर तोड़कर रख दी। यानी जो बुनकर कल तक अपने हाथों से दुनिया का बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़ा बनाते थे, वो इन मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं कर पाए। और ऊपर से भारतीय हस्तकला पर अंग्रेजों ने इतना भारी टैक्स लगा दिया कि उसका बिकना नामुमकिन सा हो गया। कारीगर भुखमरी की कगार पर आ गए। और किसानों का क्या हाल था? किसानों की हालत ये थी कि नई लगान व्यवस्था के तहत उनसे इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा कि उनकी पुश्तैनी जमीनें कर्ज के बोझ तले महाजनों के पास गिरवी रखी जाने लगी। मतलब कारीगरों के हाथ से उनका हुनर छिन गया और किसानों के पैर के नीचे से उनकी जमीन। और इसी बीच सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। अब अगर हम इसको आज के चश्मे से देखें तो ये कदम बहुत प्रगतिशील और जरूरी लगते हैं। सदियों पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में दखल देती है तो एक गहरा डर पैदा होता है। लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं। सही कहा। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और जब रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकें आईं तो समाज के एक बड़े रूढ़िवादी वर्ग ने इन्हें शक की नजर से देखा। उन्हें लगा कि ये सब पूरे भारत को ईसाई धर्म में बदलने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यानी राजनीतिक छलावा, आर्थिक बर्बादी और धार्मिक डर। प्रेशर कुकर पूरी तरह से दबाव से भर चुका था। बस एक आखिरी सीटी बजने की देर थी और वो सीटी बनी एनफील्ड राइफल। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि 1856 में सेना में एक नई राइफल लाई गई और सैनिकों के बीच ये बात आग की तरह फैल गई कि नई राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले सैनिकों को उन्हें अपने दांतों से काटना पड़ता था। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित। तो इसने तो दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया होगा। बहुत गहरा प्रहार किया। दरअसल ये चर्बी वाले कारतूस कोई मूल कारण नहीं थे। ये तो बस एक तत्कालिक कारण थे। एक वो चिंगारी जिसने दशकों से बिछे हुए बारूद में आग लगा दी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब ये चिंगारी भड़की तो ये ज्वाला में कैसे तब्दील हुई। हमारे ऐतिहासिक नक्शे बताते हैं कि इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से हुई थी। हाँ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। और जब उन पर दबाव डाला गया होगा? जब दबाव डाला गया तो उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को तुरंत कुचलने के लिए 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। उन्हें लगा कि एक सैनिक को फांसी देने से बाकी सब डर जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वो फांसी डर का नहीं बल्कि बगावत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। इसके ठीक 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों को मारा, अपने साथियों को जेल से छुड़ाया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। और मेरठ से दिल्ली का ये जो मार्च था ना, ये रणनीति के लिहाज से बहुत अहम था। विद्रोही सैनिक जानते थे कि अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिससे पूरा भारत अपना शासक मानता हो। यानी उन्हें एक सेंट्रल फिगर चाहिए था। बिल्कुल। इसीलिए दिल्ली पहुंचकर उन्होंने लाल किले पर कब्जा किया और बूढ़े हो चुके अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि जफर सिर्फ नाम मात्र के नेता थे, युद्ध की असली कमांड जनरल बख्त खान के हाथों में थी, जो एक बेहद अनुभवी सैन्य अधिकारी थे। और इसके बाद तो जैसे उत्तर और मध्य भारत के हर कोने से महानायकों की एक पूरी कतार खड़ी हो गई। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने तात्या टोपे और अजीमुल्लाह के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्लाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। और फिर नाम आता है बिहार के बाबू कुंवर सिंह का, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। कुंवर सिंह की कहानी सच में अकल्पनीय है। 80 साल की उम्र जब इंसान आराम की तलाश करता है, तब वो जगदीशपुर और बीबीगंज के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध लड़ रहे थे। 80 साल की उम्र में गरिल्ला वॉरफेयर, कमाल है।
हाँ, वो छिपकर वार करते और जंगलों में गायब हो जाते। उनकी युद्ध रणनीति इतनी सटीक थी कि ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ गए। 23 अप्रैल 1858 को घायल होने के बावजूद उन्होंने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक उतार फेंका था। उस दौर के ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने भी यह स्वीकार किया था कि अगर कुंवर सिंह की उम्र थोड़ी कम होती तो शायद अंग्रेजों को उसी साल भारत छोड़ना पड़ता। ओह वाह! और जब बात रणनीति और बहादुरी की हो रही हो तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र तो आना ही है। हमने जो हालिया ऐतिहासिक शोध पत्र यानी IJRPS पेपर देखा है वो सिर्फ रानी की बहादुरी की बात नहीं करता बल्कि उनकी शानदार सैन्य समझ का भी विश्लेषण करता है। बिल्कुल, वो शोध पत्र बताता है कि लक्ष्मीबाई सिर्फ एक निडर योद्धा नहीं थी बल्कि एक बेहतरीन सेनापति भी थी। जब झांसी पर अंग्रेजों ने हमला किया तो वो वहां से निकलकर कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। वहां उन्होंने किसी जनरल का सामना किया था ना? हाँ, उन्होंने ब्रिगेडियर स्टुअर्ट की सेना का डटकर मुकाबला किया। ग्वालियर के युद्ध के मैदान में उनकी घुड़सवारी, उनकी तलवारबाजी और उनकी फॉर्मेशन बनाने की तकनीक इतनी अद्भुत थी कि खुद ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज, जिसने अंततः इस विद्रोह को कुचला था, उसे ये कहना पड़ा कि विद्रोहियों के पूरे खेमे में लक्ष्मीबाई ही एकमात्र मर्द थीं, यानी सबसे बेहतरीन और खतरनाक सेनापति थीं। इन सब कहानियों को सुन के तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बहादुरी, इतने सारे लोग, इतना गुस्सा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। पूछिए। जब हम इन सभी नेताओं को देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, तो क्या ये सभी वास्तव में एक संयुक्त भारत या एक आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे? या फिर वो सिर्फ अपने छीने गए राज्यों और अपनी निजी सत्ताओं को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे थे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इस सवाल का जवाब टारगेट विद आलोक के विश्लेषणात्मक लेख में बहुत बेबाकी से दिया गया है। और देखिए, हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इन सभी नायकों की बहादुरी बेमिसाल थी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा और अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन क्या? वैचारिक स्तर पर यह विद्रोह काफी हद तक परंपरागत और सामंती स्वरूप का था। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। इसका मतलब यह है कि उनके पास ब्रिटिश मुक्त भारत की कोई साझी, आधुनिक या प्रगतिशील विचारधारा नहीं थी। हर किसी का अपना अलग और स्थानीय उद्देश्य था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी वापस चाहिए थी, नाना साहेब को अपनी रुकी हुई पेंशन और पेशवा का पद चाहिए था, और अवध की बेगम को अपना छीना हुआ राज्य वापस चाहिए था। यानी दुश्मन एक था, इसलिए सब लड़ रहे थे। एग्जैक्टली, वो सब अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनका दुश्मन एक था। लेकिन किसी के पास ये मास्टर प्लान नहीं था कि अंग्रेजों को भगाने के बाद आखिर भारत कैसा होगा, कौन राज करेगा, नियम क्या होंगे। दरअसल वो भविष्य की ओर नहीं देख रहे थे, बल्कि वो अतीत में लौटना चाहते थे, उस पुरानी सामंती व्यवस्था और मुगल साम्राज्य की तरफ जिसे दुनिया पीछे छोड़ चुकी थी। समझ गई। मतलब अगर मैं इसे एक खेल के नजरिए से समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है जैसे भारत की तरफ से बहुत सारे शानदार सोलो प्लेयर्स मैदान में उतर गए थे। कोई अपनी बेहतरीन ड्रिबलिंग दिखा रहा है, कोई अकेले गोल की तरफ भाग रहा है। सबका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कमाल का है, लेकिन वो एक दूसरे को पास नहीं दे रहे हैं, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और दूसरी तरफ अगर अंग्रेजों को देखें। हाँ, अंग्रेजों की क्या स्थिति थी? अंग्रेजों की टीम एक बेहद अनुशासित, आधुनिक और हाईटेक उपकरणों से लैस टीम थी, जो एक सटीक रणनीति और फॉर्मेशन के तहत खेल रही थी। और जब हम अंग्रेजों के संसाधनों की बात करते हैं तो उनके पास सिर्फ अपार पैसा या जॉन निकलसन, हैवलॉक और आउटराम जैसे योग्य सेनापति ही नहीं थे। उनका सबसे बड़ा फायदा कोई तोप या बंदूक नहीं थी। अच्छा, तो सबसे बड़ा हथियार था क्या? वो हथियार था लॉर्ड डलहौजी द्वारा विकसित किया गया रेलवे और डाकतार व्यवस्था, यानी टेलीग्राफ। अब सोचिए ये काम कैसे करता था। अगर विद्रोहियों ने कानपुर में हमला किया तो टेलीग्राफ की मदद से कलकत्ता में बैठे ब्रिटिश अधिकारियों को कुछ ही मिनटों में इसकी खबर मिल जाती थी। ओ, कम्युनिकेशन इतना फास्ट था। बिल्कुल, और वो तुरंत रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारी तादाद में हथियारों से लैस सैनिकों को वहां पहुंचा देते थे। इसके ठीक विपरीत भारतीय विद्रोहियों के पास संचार का कोई आधुनिक साधन था ही नहीं। अगर एक विद्रोही गुट को दूसरे गुट को संदेश भेजना होता तो वो घोड़ों पर संदेशवाहक भेजते, जिन्हें हफ्तों लग जाते थे। और तब तक तो अंग्रेज काउंटर अटैक कर देते होंगे। वही तो हुआ। संचार की इस भारी कमी ने विद्रोहियों को अलग थलग कर दिया
और अंग्रेज उन्हें एक एक करके आसानी से हराते चले गए। तकनीक का ये फायदा तो वाकई बहुत निर्णायक साबित हुआ, लेकिन तकनीक के अलावा हमारे स्रोत भारतीय खेमे की कुछ आंतरिक कमजोरियों की तरफ भी इशारा करते हैं। जैसे सेना में अनुशासन की भारी कमी थी। कानपुर का वो भयानक वाकया इसका एक उदाहरण है, जहां कुछ बागी सैनिकों के गुट ने अनुशासनहीनता में आकर ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी थी। हाँ, इस तरह की हिंसक और दिशरहीन घटनाओं ने विद्रोह के मूल भावना को बहुत नुकसान पहुंचाया, और इसी अनुशासनहीनता और स्पष्ट विचारधारा की कमी ने भारत के एक बहुत बड़े और प्रभावशाली वर्ग को इस विद्रोह से पूरी तरह दूर कर दिया। अक्सर ये सवाल उठता है कि देश के शिक्षित लोग, बड़े व्यापारी और जमींदार इस लड़ाई में आखिर क्यों नहीं कूदे? हाँ, ये सवाल तो बनता है। उन्हें तो सबसे आगे होना चाहिए था ना? उन्हें होना चाहिए था, पर वो इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वो विद्रोहियों के अंधविश्वासों और उनकी पुरानी सामंती सोच से डरे हुए थे। उस समय के शिक्षित वर्ग ने यूरोप का इतिहास पढ़ा था। उन्हें लगा कि अगर ये विद्रोही जीत गए तो देश फिर से उसी पुरानी रूढ़िवादी और पिछड़ी हुई व्यवस्था में चला जाएगा जहां राजाओं की तानाशाही होती है। मतलब उन्हें अंग्रेज बेहतर लग रहे थे? एक तरह से हाँ। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत में आधुनिक शिक्षा, नया न्यायतंत्र और रेलवे जैसी तरक्की लेकर आएगा। इसके अलावा भारत का भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे पूरा दक्षिण भारत, पंजाब का बड़ा हिस्सा और बंगाल, इस विद्रोह से लगभग अछूता ही रहा। यानी तकनीक की कमी, आपसी तालमेल का अभाव, पुरानी सोच और समाज के हर वर्ग का साथ न मिलना, इन्हीं सब कारणों से 1858 के मध्य तक लॉर्ड कैनिंग ने इस विशाल विद्रोह को कुचल दिया। युद्ध के मैदान में तो विद्रोहियों की हार हो गई, लेकिन इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी घटनाएं कभी भी बिना गहरे निशान छोड़े खत्म नहीं होती। युद्ध खत्म होने के बाद भारत का सामाजिक और आर्थिक ढांचा जड़ से हिल गया। बिल्कुल। 1857 के बाद भारत कभी वैसा नहीं रहा। राजनीतिक स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव 1858 में आया, जब वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक ऐतिहासिक घोषणा की। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली घोषणा? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, उसका शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। भारत का पूरा नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चला गया। अंग्रेजों ने अपनी गलती सुधारते हुए व्यापगत का सिद्धांत, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वापस ले लिया ताकि भविष्य में राजा महाराजा फिर से न भड़के। और सेना में भी तो बदलाव किए गए होंगे? जरूर। सबसे बड़ा बदलाव सेना में ही हुआ। यूरोपियन सैनिकों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ा दी गई और तोपखाने का नियंत्रण पूरी तरह से सिर्फ अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन नीतियों से ज्यादा समाज पर जो असर पड़ा वो मेरी समझ में ज्यादा गहरा था। हमने जो स्रोत खंगाले हैं आइजार्स वाले, वो बताते हैं कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने समाज को अपने हिसाब से ढालने और भारत को बांटकर राज करने के लिए एक पूरी नई व्यवस्था खड़ी कर दी। उन्होंने अपने फायदे के लिए एक नया जमींदार वर्ग पैदा किया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नए जमींदार आखिर थे कौन। ये वो लोग नहीं थे जिनका जमीन या किसानों से कोई पुराना पुश्तैनी या भावनात्मक लगाव था। ये वो लोग थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के वफादार रहे थे। अच्छा, तो उन्हें इनाम दिया जा रहा था? एकदम। अंग्रेजों ने इनाम के तौर पर उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दे दी। मकसद साफ था, अंग्रेज चाहते थे कि ये जमींदार किसानों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक मजबूत दीवार या बफर का काम करें। इस नई व्यवस्था ने किसानों पर शोषण और करों का ऐसा पहाड़ लाद दिया कि भारत का किसान कर्ज के दुष्चक्र में ऐसा फंसा कि वो पीढ़ियों तक उससे उबर नहीं पाया। और इसके साथ ही एक और भयानक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे अर्थशास्त्री वेल्थ ड्रेन या आर्थिक लूट कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत का पैसा सीधे इंग्लैंड जाने लगा, और ये कोई छोटी रकम नहीं थी। लगभग 3 करोड़ पाउंड सालाना की लूट। 1850 के दशक में 3 करोड़ पाउंड की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सच में बहुत बड़ी रकम थी। भारत के जो बचे खुचे उद्योग थे, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। विकास के नाम पर जो रेलवे लाइन बिछाई गई या जो चाय और कॉफी के बागान लगाए गए, उनका मकसद भारतीयों का विकास करना थोड़ी था। बिल्कुल नहीं था। रेलवे का सिर्फ एक काम था, भारत के दूर दराज के गांवों से कच्चा माल जैसे कपास बहुत तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उसे इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में भेजा जा सके और वहां से बने हुए महंगे सामान को वापस लाकर भारत के कोने कोने में बेचा जा सके। एक तरह से टू वे लूट हो रही थी। सही पकड़ा।
भारत जो कभी पूरी दुनिया को सामान बेचता था, वो अब सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाला और अंग्रेजों का सामान खरीदने वाला एक बाजार बनकर रह गया। और उन बड़े बड़े बागवानों में भारतीय लोगों को सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया गया, जिनकी हालत गुलामों से भी बदतर थी। इस पूरे व्यवस्था को यानी रेलवे, अदालतें, डाकघर, इन सब को चलाने के लिए अंग्रेजों को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। लेकिन ब्रिटेन से लोग बुलाना तो बहुत महंगा पड़ता, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया ताकि उन्हें सस्ते में काम करने वाले भारतीय क्लर्क, वकील और डॉक्टर मिल सकें। और यहीं से जन्म हुआ भारत के एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का। और पता है, इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यहीं से शुरू होती है। वो कैसे? अंग्रेजों ने इस मध्यम वर्ग को सिर्फ इसलिए पैदा किया था ताकि वो ब्रिटिश मशीनरी के एक पुर्जे की तरह काम करें। शुरुआत में ये शिक्षित लोग अंग्रेजों के बहुत बड़े समर्थक भी थे, जैसा कि हमने पहले देखा कि उन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यही मध्यम वर्ग, जिसे अंग्रेजों ने खुद अपने हाथों से गढ़ा था, आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया? इसका कारण थी वो शिक्षा जो उन्हें दी जा रही थी। जब इस मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी सीखी तो उन्होंने सिर्फ फाइलें पढ़ना नहीं सीखा, उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ा, उन्होंने रूसो और मुकाले को पढ़ा, उन्होंने यूरोप के इतिहास में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और उदारवादी दर्शन यानी लिबरल फिलॉसफी के सिद्धांत पढ़े। यानी उनका दिमाग खुल रहा था। हाँ, इन किताबों में लिखा था कि हर इंसान बराबर है और उसे अपने अधिकार चुनने की आज़ादी है। लेकिन जब उन्होंने किताबों से नजर हटाकर अपनी असल जिंदगी को देखा तो सच्चाई तो बिल्कुल उलट थी। मतलब उन्होंने ये महसूस किया कि जो अंग्रेज अपनी किताबों में न्याय और समानता की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो असल में भारत में नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं और भारत का आर्थिक खून चूस रहे हैं। एकदम सही। इस शिक्षित मध्यम वर्ग ने आंकड़ों के साथ ये साबित करना शुरू कर दिया कि कैसे भारत की संपत्ति पानी की तरह ब्रिटेन बहकर जा रही है। उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेजों का न्याय सिर्फ एक दिखावा है। जब उन्हें इस बात का गहरा एहसास हुआ तो यही वर्ग जो 1857 में अंग्रेजों का समर्थक था, आने वाले दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य सूत्रधार बन गया। वही नेशनल मूवमेंट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, इसी वर्ग ने आगे चलकर राजनीतिक संस्थाएं बनाई और देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत बौद्धिक और रणनीतिक दिशा दी। क्या कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि 1857 का विद्रोह भले ही अपने तत्कालीन लक्ष्य में यानी अंग्रेजों को तुरंत देश से बाहर निकालने में पूरी तरह विफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भूचाल था। इसीलिए विनायक दामोदर सावरकर ने इसे सही मायनों में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये टाइटल बिल्कुल सटीक है। इस विद्रोह ने पहली बार कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक फैले इस विशाल अनजाने भूभाग को यह एहसास दिलाया कि वो अलग अलग राज्य नहीं हैं, बल्कि वो सभी एक ही दर्द और एक ही शोषण के शिकार हैं। इसने इस मिट्टी को भारत नाम का एक देश होने की चेतना दी। और किसी भी महान राष्ट्र के निर्माण के लिए वो साझी चेतना, वो साझा दर्द और एक साझा इतिहास होना बहुत जरूरी होता है। हार कर भी 1857 के उन शहीदों ने भारतीयों के दिलों में वो आग जला दी जो कभी बुझी नहीं और जो 1947 तक सुलगती रही। वाकई, जब हम स्रोतों की इतनी गहराई में उतरते हैं तो बहुत सारे पुराने मिथ टूट जाते हैं। ये पड़ताल हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इसे खत्म करने से पहले मैं एक तथ्य पर विचार कर रही थी जो हमारे आज के विश्लेषण से ही निकल कर आता है, और ये इतना गहरा है कि मुझे लगता है कि ये बात हम सभी के जहन में जरूर रहनी चाहिए। ऐसा कौन सा विचार है? जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचकर देखिए। 1857 में जब विद्रोहियों ने हथियार उठाए तो अंग्रेजों ने उन्हें कुचलने के लिए जिन आधुनिक तकनीकों यानी रेलवे और टेलीग्राफ का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था, वही तकनीकें जिन्होंने अलग अलग और अकेले लड़ रहे भारतीय नायकों को हराने पर मजबूर कर दिया। अब इतिहास का चक्र देखिए। हाँ, वही रेलवे बाद में काम आई। एग्जैक्टली, उसी रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कुछ दशकों बाद भारतीय नेताओं ने किया। उन्होंने उसी ट्रेन में बैठकर पूरे देश की यात्राएं की, उत्तर के विचारों को दक्षिण तक पहुंचाया, अलग अलग प्रांतों के लोगों से संपर्क साधा, जनता को एकजुट किया और एक ऐसा अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जिसे कोई तोप नहीं रोक सकती थी। अंततः उसी एकजुटता ने ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक तथ्य है।
1857 में जो तकनीक अंग्रेजों की जीत का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर हथियार बनी थी, वही तकनीक अंततः 1947 में उनकी पूर्ण हार का रास्ता तय करने वाली थी। जिस औजार से उन्होंने भारत को जकड़ा था, उसी औजार से भारत ने अपनी बेड़ियां काट लीं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से एक बात तो साफ हो जाती है, इतिहास कोई सीधा साधा मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है जिसे हम दूर से देखकर समझ सकें। इतिहास असल में उस एक्सरे रिपोर्ट की तरह है जिसे समझने के लिए आपको उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। ये सिर्फ जीत या हार की काली सफ़ेद तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके बीच उलझे हुए वो बारीक धागे हैं जो हमें बताते हैं कि एक राष्ट्र तमाम संघर्षों और हार के बावजूद वास्तव में कैसे आकार लेता है और कैसे खड़ा होता है। अगली बार जब भी इतिहास का कोई पन्ना पलटें तो उन तारीखों के पीछे छिपी इंसानी कहानियों को जरूर याद रखिएगा।